पवार साहब ने क्या बीच में कोशिश की थी? तटकरे का कहना है कि बीच में हम जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कि भाजपा से बात करिए करके। नहीं, आगे जाओ पीछे हटो, इस तरह की चीज़ें तो राजनीति में चलती रहती। कुछ कभी चीज़ें ऐसी होती है कि किसी पे दबाव बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी। ये तो सब पॉलिटिकल चीज़ें बारिश हैं। में जब आप जेल में थे उस समय जब शिंदे बाहर गिरे तो एनसीपी का एक समर्थन का पत्र था जिसमें आपकी और अनिल देशमुख के हस्ताक्षर नहीं थे। सभी लोग बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। देखिए, सत्ता बिना ये लोग रह नहीं सकते। कुछ लोग चाहते थे कि तुरंत बीजेपी के से हाथ मिला के जब शिवसेना टूटी तो सरकार बन जाए, इसलिए लोगों ने दस्तखत किए थे। आज बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे। और वो सभी लोग जो आज अजीत पवार जी के साथ नहीं है, वो सभी लोगों ने। तो नवाब मलिक को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब देते हुए महाराष्ट्र चुनाव के बीच एबीपी न्यूज से बात करते हुए कई अहम बातें उन्होंने कही। उनका यह कहना था कि नतीजों के बाद कौन किसके साथ अभी बताना मुश्किल है। हालांकि अजित पवार को किंग मेकर के तौर पर वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि अजित पवार और शरद पवार फिर साथ आए। कुछ लोगों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया, यह भी आरोप लगाया नवाब मलिक ने। और कुछ राष्ट्रवादी सत्ता के बिना नहीं रह सकते, यह भी उनका कहना। तो सवाल यह कि आखिर यह इशारा किस तरफ है, किसके बारे में उनका यह कहना कि पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सत्ता में तो अभी उन्हीं के गुट के लोग हैं। जो अजित पवार वाला गुट है वही सत्ता में है। और एक और अहम बात उन्होंने कही कि अजित पवार और शरद पवार साथ आए, ऐसा लोग चाहते हैं। यानी लोगों की बात कहते हुए अपने दिल की बात उन्होंने कही कि दरअसल वो दोनों साथ आ जाएं। कुछ राष्ट्रवादी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। महाराष्ट्र चुनाव के बीच नवाब मलिक का ये बड़ा बयान एबीपी न्यूज से बात करते हुए। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनिए आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप दोनों की फाइट में आखिर के दो सवाल था। आप दोनों की फाइट, आपकी फाइट और आपकी फाइट। आप अबू आजमी के खिलाफ हैं। अबू आजमी तो आपके मरहूम दामाद की बात करते हैं, आपका नेक्सस ड्रग से बताते हैं। आपके खिलाफ भी आपको कहते हैं कि घरानेशाही है ना, कि आपके पिता हैं इसलिए आपको मिला, फहाद अहमद कहते हैं। इसको काउंटर कैसे? ऐसा देखिए, लोग तय करते हैं कि किसको चुनना है। कोई ये राजाशाही थोड़ी है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। फवाद अहमद को मैं पूछूंगी या बोलूँगी कि जब 2022 में मेरे पिताजी का अरेस्ट हुआ था, बोलते हैं ना ये कि मैं जब से आया हूँ मुंबई में, अनुशक्ति नगर विधानसभा में रहता हूँ, मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ। वो तो हमारे से कनेक्टेड था। फहद पिताजी के पास आए थे परमिशंस लेके, मैं हेल्प करूँ सीए एनआरसी के टाइम पे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो जब वही नेता जिससे आपने मदद ली है उसके ऊपर संकट का टाइम आया, अगर आप इसी क्षेत्र में रह रहे थे तो आपको दिखता है कि मैंने कितने संकट का सामना ले करके 350 लोगों को उनके हक का घर दिलाया। ऐसे जो ये जिनके साथ ये अभी जुड़े हुए हैं और जिन मेरे खिलाफ में खड़े रह के वोट मांग रहे हैं, ये वही लोग थे जब उधर औरतों के घर टूट रहे थे ना, तो ये वीडियो खींच के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कोई विधायक थी नहीं, मैं सिर्फ अपने पिताजी का वादा किया हुआ निभाने की कोशिश कर रही थी और वो गरीब लोगों का हक दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो तब ये कहाँ थे? ऐसा है, देखिए अबू आसिम आजमी ड्रग का पूरा माया जाल चला रहे हैं और उनका चेला है अभी राष्ट्रवादी से लड़ रहा है। वो कारोबार यहाँ फैलाने के लिए लड़ रहा है और रात में फूंकते बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रात भर फूकने का काम जारी है। चाहिए तो एक वीडियो दे दूँ जिसमें ये फूक रहे हैं। तो मुझे लगता है आजमी साहब ने अपने चेलों को ड्रग के विस्तार के लिए अनुशक्ति नगर में भेजा है क्या? मेरे दामाद को वानखेड़े ने फंसाया था, क्यों फंसाया इसका सफाई मैंने बार बार दी है। और उसी कारण निर्दोषों को फंसाया जाता है, ये भी मैंने साबित किया। आर्यन खान का केस आया जिसकी वजह से मेरे ऊपर संकट भी आया। अभी भी ये केस जारी है। नहीं, वो केस तो हम इसी के देहांत के बाद वो केस ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और हमारा दामाद ये निर्दोष था ये साबित करेंगे। यहाँ तक आजमी साहब का ओछा आरोप करने की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अबू असलम आजमी कौन है वे बताएं। क्या उनका भतीजा नहीं है क्या? क्या वो कैलाश राजपूत का दाहिना हाथ नहीं है? क्या इंटरनेशनल तस्करी में ड्रग के वो शामिल नहीं है? मानपुर जब ड्रग का साम्राज्य जहाँ पे बन गया है, अगर ये सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है, तो अगर हमारे ही लोग माल लेके हमारा ही माल बेचेंगे तो हम कैसे रोकेंगे?
नवाब भाई, दोनों का आखिरी सवाल मेरा। नवाब भाई, आप अभी चुनाव जीतने की कोशिश आप पूरी तरह से कर रहे हैं। चुन के आने के बाद आप बीजेपी के साथ रहेंगे अगर ज़्यादा रहे तो? मैं अजीत पवार के साथ हूँ। और अजीत पवार के साथ रहेंगे? अजीत पवार की किंग मेकर होंगे, मुद्दों पे सरकार बनेगी। अजीत पवार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बेलगाम सरकार नहीं होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनेगी और उसी पे सरकार चलेगी। 19 में जो जो अनपेक्षित था वो हुआ, उसके बारे में आपने पहले कहा था। आप सेफोलॉजिस्ट कह सकते हैं? हैं? सेफोलॉजिस्ट नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि मैं 14 से कोशिश कर रहा था कि 3 दल साथ 19 में हुआ वो। अब 19 के बाद कुछ कोशिश की है जो 24 में होगी? नहीं, अभी देखते हैं 23 तारीख के दिन दोपहर तक कैसी परिस्थितियाँ बनती है, तब बताएंगे क्या होगा। देखिए, कांटे का मुकाबला है, स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी भी प्रश्न चिन्ह बना। चलिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं मैं। आपको प्रचार भी करना है, तो नवाब मलिक और सना मलिक पूरी ताकत के साथ बाप बेटी मैदान में उतरे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार एक नहीं तो 2 विधायक घर में चुन के आएँ। मुश्किल परिस्थितियाँ थीं, अपनों ने ही उनके खिलाफ, जैसा वो कहते हैं, षड्यंत्र रचा। अब बाहर आए हैं, लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 23 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद वो जो इंडिकेट कर रहे हैं उस तरह का अगर कुछ होगा तो वापस इंटरव्यू लेने में कोई नवाब भाई के पास आना पड़ेगा। तो शुक्रिया आपका। तो नवाब मलिक को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर को तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।